नमस्कार, आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है। आज हम हैं मानदाता विधानसभा में और इसी विधानसभा की बात करेंगे। लेकिन इस विधानसभा की बड़ी दिलचस्प कहानियां रही है, चूंकि यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। 1985 से लेकर 2003 तक राजनारायण पूर्णिया यहां से चुनाव जीतते रहे। पूर्णिया इसलिए कि इस गांव की पहचान ही उनसे होती है। और आज उनके बेटे उत्तम नारायण इस बार चुनाव मैदान में है। जनता की मांग थी कि राजनारायण खुद मैदान में उतर आए, क्योंकि सीधा लोगों से जीवंत संबंध है, सीधी मुलाकात होती है। तो चलिए आज आपको मिलवाता हूं मैं राजनारायण पूर्णिया साहब से। स्वागत है आपका IND 24 में। क्या कहेंगे, एक वो चुनाव 85 का और एक ये चुनाव 2020 का, क्या फर्क है? उस वक्त फर्क ये था कि 2,500 रुपये बलडी ब्लॉक में कुल खर्च हुए थे। जी जी। और 2,000 के पर्चे पोस्टर छपे थे और खुद की एक गाड़ी थी और घर घर जाके लोगों के हाथ जोड़े और 4,152 वोट से लोगों ने जिता दिया जी रोड से इधर। हाँ। आज का जो समय है वो बहुत परिवर्तनशील है, नया युग आ गया है। जी बिल्कुल, ये युग नया आया है। लेकिन 85 में जब कांग्रेस से आप चुनाव मैदान में थे, अब चीजें बदल गई। गांव कुछ नए सामने आ गए हैं, कुछ चीजें अलग दिखाई दे रही है। तो इस क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ? ये क्षेत्र का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये यहाँ पे पहले 320 गांव थे जी, अभी 200 ही गांव है जी। और इसमें मैक्सिमम गांव निमाड़ खेड़ी पे इसका नाम था पहले, अभी मानदाता हो गया है परिसीमन में। इसमें बहुत सारे गांव डूब में चले गए। बलडी ब्लॉक का तो मैक्सिमम हिस्सा डूब गया। जो अखंड कांग्रेसी था वो जो डूबा। वो तो दूसरा ये कि यहाँ पर आप सोच सकते हो कि 5 साल में 2 4 व्हील जीबे मैंने तोड़ी है। यहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। 320 में 200 गांव में बिजली नहीं थी। नर्मदा पार के एरिया को लोग विदेश कहते थे, कोई आदमी नहीं जाता था। ये इतना कठिनतम एरिया था। मतलब ये जो दिख रहा है ये तो सब आश्चर्यचकित चीजें हैं जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना कठिन दौर था, विदेश समझते थे लोग उस पार की तरफ जब जाते थे। लेकिन अब हनुमंतिया जैसी चीज यहाँ निर्माण हुआ है, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। तो क्या अब भी ऐसा लग रहा है कि वो एक विदेश अलग था, ये विदेश अलग है? नहीं, बात यह है कि व्यक्ति को तो अपना कर्म करना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं तो कभी नहीं कहता कि मैंने सब कराया। ऐसी मूर्ख बात मैं तो जिंदगी में कभी नहीं करूँ साहब। ये सब, एक तो यहाँ पे ओंकार महाराज है। ओंकार महाराज राजा मानदाता जो है, उसकी नगरी जिसने ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, भगवान राम के पूर्वज हैं। और यह सिंगाजी जो स्थान है वो सरंगी ऋषि का अवतार है। और नर्मदा बह रही है, पूरा धार्मिक एरिया नर्मदा किनारे का। उनकी सब कृपा रही। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, अपन ने कर्म करते रहे, सहयोग सबका रहा। मैं ये कभी कहने वाला नहीं हूं कि मैंने सब करा। सबके सहयोग की जरूरत है और सबके सहयोग से ही विकास और डेवलपमेंट होता है। नेता तो क्या होता है, बोल देते कि मैंने ये सब कराया। अब कई जगह तो जो है नेता को मालूम ही नहीं रहता। जैसे मान लो सपोज करो एक सड़क का टेंडर हो गया, प्रधानमंत्री सड़क का टेंडर हो गया, तो एक सिस्टम में इतनी जनसंख्या भी टेंडर होगा। नेता भूमि पूजन करके और भाषण देता है ये सब मैंने कराया। तो मैं ऐसे ही झूठ फूट की बातों से दूर रहता हूँ, सही बात बोल देता। नहीं, राजनारायण जी तो इसीलिए जाने जाते हैं कि वो जो बोलते हैं खरा खरा बोलते हैं, सत्य बोलते बोल के खत्म हो गए। मुझे तो याद आता है कि जब यहाँ एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने कहा था कि ये जो डेवलप हो रहा है, उस समय भी डेवलपमेंट की बात आपने कही थी, चूंकि आपके कार्यकाल में शुरुआत हुई। लेकिन कहीं ये भी नजर आ रहा था, आपने कहा था धीरे धीरे कर कर जो मेरे प्रयास थे, आप फिर कहेंगे कि मेरा कोई प्रयास नहीं था, सबका प्रयास था, लेकिन ये प्रयास कारगर होता गया। आज ये समझ आ रहा है आपके कि जो आप लोग ने कल्पना की होगी, जिस तरह से आपने देखा होगा, अब आप उस तरफ बढ़ गया ये क्षेत्र? नहीं साहब, एक बात बताऊं, काम करते जा रहे थे पर जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि ये एरिया यहाँ चला जाएगा। जी। मतलब जैसे 1987 में फॉरेस्ट क्लियरेंस जो मिला, तो उस फॉरेस्ट क्लियरेंस में हम TN सेशन के दोस्त थे। हम तो इसको लाइन देना ही नहीं चाहते थे। जी जी। लेकिन सिंगाजी महाराज की परचरी में लिखा था कि सिंगाजी जल समाधि लेना चाहते हैं, तब हम राजी हुए। अब नेशनल पार्क अगर बना दो तो ये डेवलपमेंट सब रुक जाएगा। ये बीच में प्रयास करे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो भी हमने प्रयास करे कि भाई एक जो है वाइल्ड लाइफ का डिवीजन अलग बन जाए जी। तो ये जो है ना डेवलपमेंट नहीं रुक सकता। अब नेताओं को तो कुछ मालूम नहीं रहता, अंदाजन कहीं भी बात कर दे, पर नियम कानून कायदे ये सब बहुत सारी चीजें आड़ी पड़ती है।
तो वो डेवलपमेंट करने के लिए सब चीजें चल रही है, चलती रहेगी और अपन पीछे लगे रहेंगे। लेकिन ये नियम कायदे कानून की जब बात आती है तो राजनारायण जी के पास इतना भरा कहाँ से ये सब? आप मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि कानून के ज्ञाता आप हैं, तमाम तरह की चीजें आपके पास। ये मैं तो 10वीं पास भी नहीं हूँ साहब, 10वीं फेल हूँ, परीक्षा देने नहीं गया एक विषय की, इसलिए फेल हो गया। लेकिन ये इंदिरा सागर की परियोजना ने सब सिखा दिया। वन संरक्षण अधिनियम 1980, रेलवे एक्ट, फिर ये रोज रात दिन लोग किसानों का काम करते हैं तो भू राजस्व संहिता, लैंड रेवेन्यू कोड। तो क्या है साहब, अगर आपको काम करना है तो किताब पुस्तक अगर नहीं पढ़ो। अच्छा, इंदिरा सागर में तो पूरी दुनिया आई, हर विभाग की जरूरत पड़ती थी, तो नहीं अगर आप पढ़ो। अच्छा, हम सिस्टम में ढल गए थे। जी जी जी। हम तो वो उस वक्त जैसे प्रदीप भार्गव जैसे आईएएस थे, हाँ, तो सिस्टम में ढल गए थे जी। अब अगर अपन कहें कि भैया ये चीफ सेक्रेटरी खंडवा कलेक्टर थे जो अभी हैं जी, तो उनने बहुत मदद करी, तो हनुमंत क्या हो गया, इसमें कोई नेता का थोड़ी रोल है। हाँ हाँ, और बसंत प्रताप सिंह जो कमिश्नर थे इंदौर में, जी जी, बीपी सिंह, वो दो लोगों ने हमारी मदद कर दी, तो वित्त पोषित योजना में इसको शामिल करा दिया हनुमंत। इसमें नेता किसी का रोल नहीं है, जो कुछ रोल है, मैंने कहा ना कि बड़ी बड़ी आत्माएं साथ में ये मदद करती है। इसलिए ये एक साधारण विधायक रहा हूं मैं, एक साधारण में से साधारण, लेकिन ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में आप घूम के आओगे तो जिस विधानसभा में 2 4 व्हील जीप टूटी, उसके बाद ये एरिया कहां से कहां पहुंच गया। पुनासा लिफ्ट इरिगेशन में दिग्विजय सिंह जी ने मुंदी में ये बात कही जी, कि लोग पैसे भरेंगे, हाँ, पैसे नहीं भरेंगे लोग, तो हमने सब B1 पे सारे किसानों को दस्तखत करा दिए। और वही दिग्विजय सिंह हमारे पास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पास गए, और लास्ट में जो प्लानिंग कमीशन से वहां से हमको अप्रूवल मिला जी, और ये योजना हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सम्मान के साथ ये कहते हैं कि यार कोई चीज में जो है पूरी झूठ बिल्कुल मत चलाओ, इसमें क्या हो, इसको सेपरेट करे साहब, इसका फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियर, ये सब सेपरेट कराया पुनासा लिफ्ट का। उस वक्त यूनिट 2 में अगर शामिल करते तो इतनी तकलीफ नहीं पड़ती। यूनिट 1 यानी डैम, यूनिट 2 यानी नहर, और यूनिट 3 यानी पावर हाउस। तो जैसे पुनासा लिफ्ट करी, ये जैसे पुनासा लिफ्ट भी हुई, तो कंडिका 6(2) का स पुनर्वास नीति, उसके तहत इसको कराइए साहब। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि 10वीं पास भी नहीं हुआ, 10वीं फेल, फिर लोग लंबी लंबी पढ़ाई करते हैं, फिर भी ये दिमाग में आ नहीं पाता। लेकिन ये कंडिका और ये सब कितना, इसके लिए कितना अध्ययन करना रहा। नहीं, कई भी नहीं साहब, एक बात बताऊं, 2 ही चीज है। ओरिजिनली में गांव के गरीब लोगों के तो कोई काम धाम बहुत छोटे छोटे रहते हैं, मगर वो बहुत सारे, अगर अपन स्वार्थ के झगड़े में नहीं पड़ो तो सुखी रहता, दूसरे काम करने का मौका मिल जाता। जैसे मैं ट्रांसफर से बहुत खिलाफ था, जो है उससे ही काम करा लेंगे ना। अच्छा, हाँ, मैं ट्रांसफर से बहुत दूर रहा, ट्रांसफर कराने के पक्ष में नहीं रहता था। हाँ, ट्रांसफर कराओ, लोग सोचते कि इसने पैसे ले लिए होंगे, जी जी, तो वो झगड़े में पड़ना ही, काहे को लेटर पेड खराब करना, झगड़े में पड़ा। लेकिन अब जब ट्रांसफर की बात आती है, हाँ, तो 2018 में जब आपकी सरकार बनी तो खूब आरोप लगे कि ट्रांसफर, तो उस समय आप लोग क्या आजकल शांत हो गए कि पहले जैसा वो जो रहा, राजनारायण तो हमेशा लड़ाई लड़ते? मैं तो नहीं लड़ाई लड़ते, पर मैं शुरू से इस झगड़े का आदमी नहीं हूँ साहब। जी जी, हाँ, इसमें कि कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं, जो आदमी बीजेपी का यहाँ है, वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बीजेपी का ही रहेगा। तो उससे प्रेम से पेश और उससे उसके काम धाम करो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी मदद करेगा। नहीं, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, क्या सियासत राजनीति जो पहले दिखाई देती थी, आप 85 वाले विधायक रहे, उसके बाद लगातार 3 बार चुनाव जीते, तो क्या अब ये माना जाए कि सियासत भी पहले की तरह नहीं रही, अब बहुत चीजें बदल रही? नहीं साहब, अब एक बात का फर्क आया है, नेता से कार्यकर्ता ज्यादा होशियार हो गया है और कार्यकर्ता से मतदाता ज्यादा होशियार हो गया। तो इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं बची है, ये मैंने ऐसा देख समझा है। तो ये माना जाए कि आजकल लोग बड़ी आसानी से आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी मतलब किसी भी नेता की? अब ये तो उस नेता के ऊपर है कि वो सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। पब्लिक भी बहुत तेज है, जल्दी समझ लेती ना, उस नेता के ऊपर है। मैं तो साहब साधारण राजनारायण सिंह हूँ जी, अपने आप को कभी नेता माना नहीं है, एक ग्रास रूट वर्कर और राजनारायण सिंह है, उसी में जिंदगी के इतने बरस निकल गए साहब। अब जब 2020 के चुनाव में आप भी खड़े हैं, चर्चा ऐसी थी खूब भोपाल से लेके यहाँ तक कि शायद 2003 के बाद एक बार फिर राजनारायण जी मैदान में होंगे, खूब काफी कहा भी गया होगा,
कांग्रेस की तरफ से, मुझे लगता है जिस तरह की जानकारियां मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे कर कर अब उत्तम नारायण जो आपके बेटे हैं, असली में क्या हुआ 2008 में मैं हार गया, वो कर्जा मुक्ति और जो तूफान चला, हाँ हार गया। तो मैंने कहा मेरे को क्या तकलीफ, नुकसान तुम्हारा ही हुआ। जी जी 2013 में किन्हीं कारणों से मैंने एक मनसा जती कि ये लास्ट चुनाव है, लड़ूंगा मैं, फिर नहीं लड़ूंगा। तो न मेरे को टिकट मिली और न फिर उत्तम को मिली, तो कोई बुराई नहीं, अपने घर बैठे रहे। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, ये जो 2020 का चुनाव है, उत्तम जी अब चुनाव मैदान में है आपके बेटे, लेकिन जहां जाते हैं वह चर्चा राजनारायण की हो जाती है। नहीं, आप तो कहीं भी जाओ तो लोग आपको एक लाइन उत्तम बोलेंगे, उत्तम राजनारायण। तुम कहीं भी चले जाओ। हाँ हाँ। तो बात तो सिर्फ पुरनीत की हो रही है। उत्तम में और राजनारायण सिंह में कोई फर्क समझ ही नहीं रहे। आदमी मतदाता से पूछो तो वे कहेगा कि भाई रात दिन काम करेगा, छोरो भी 12 साल से कर रोज, दादू 35 साल से कर रोज, ऐसा है। उत्तम खुद भी 12 साल से है जी, मतलब उसकी खुद की भी फौज पलटन है। जी जी। उसके नए लोग और मेरे पुराने लोग। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, राजनारायण है और उत्तम है। हाँ। तो नाम का बड़ा कमाल है, उत्तम ही होंगे वो। हाँ हाँ हाँ। और मैंने लोगों को पब्लिकली ये बात बोली है कि ये मेरा लड़का है राजा उत्तम पाल सिंह, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये मैंने बहुत ताकत से बोला साहब, बड़े विश्वास के साथ, इस पर पे भरोसा रख के, और ये पक्का है कि नहीं देगा कभी, जिंदगी में धोखा देगा। लोग मेरा है, ये मानते हैं ना, लोग मानते लोग हैं इस बात को समझ। हाँ बिल्कुल 100% मानते हैं लोग। राजनारायण सिंह अगर कोई बात बोल रहा है तो पब्लिक मान लेती। जी जी। मैंने 2003 में इतने बड़े महान मतलब नेता आदरणीय मोदी जी उस वक्त 2003 के चुनाव में आए थे, नरेंद्र सिंह लड़ रहे थे जी। मेरे से उन्होंने पूछा तो मैंने कहा भैया अपन इतनी टीम टाम कहाँ बड़ा इतना से नेता लाएंगे, अपने जो बनेगा अपन जवाब दे देंगे। आखिरी भाषण था मेरा, उन्होंने कहा बहुत कम बात बोली मैंने तो। मैंने ठाकुर राजनारायण सिंह पे अगर विश्वास हो तो वोट देना, मैं ये पुनासा लिफ्ट गुरु महाराज की कृपा से मैं करा दूंगा, और नहीं विश्वास हो तो मत वोट देना, ये बात बोली थी साहब। उस बाद में 4,500 वोट से जीत गया था। नहीं, लेकिन जीत गए थे। अब आप कह रहे हैं कि विश्वास का बड़ा खेल है, आज भी लोगों का विश्वास है, लेकिन ये जो चुनाव है ये विश्वास और अविश्वास का चुनाव है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि एकदम से लोग 22 लोग छोड़कर चले जाएं, बाद में वो संख्या 25 तक पहुंच गई और फिर ये चुनाव की नौबत आ जाए कि लोग आज हम उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी चीजें बदली है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि विश्वास में अविश्वास आजकल दिखाई दे रहा है। नहीं, आप एक बात बताओ जी। कि जिनने 22 लोग जिनके साथ गए, जिनने ले गए, बड़े नेता, हम तो क्या बोले साहब, छोटे आदमी, फिर बाद में ये 3 लोग चले गए, तो इसको पब्लिक बहुत समझ रही है। ये प्रजा लोकतंत्र का गोला घटा गया, उसकी हत्या हुई है साहब। फैसला तो मतदाता करेगा साहब, अपन क्या बोले। और अपन छोटे आदमी इसलिए कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अपन किसी को भी बहुत मान सम्मान के साथ ही बोलते हैं। मैं तो साहब किसी की बुराई करने के ही पक्ष में नहीं रहता, कोई भी होए। हाँ भाई ठीक है, किसी को खराब नहीं बोलना चाहता। तो वो तो आप पॉजिटिव, आजकल लोग पॉजिटिव रह कहाँ गए, नेगेटिविटी दिखाई देती है। क्या करें साहब, अपन इस उम्र में अब क्या बदल देंगे संजय साहब। तो हम कहाँ कह रहे कि आप बदल, हाँ मगर हम तो नहीं कह रहे कि आप बदलिए, यही नहीं बदलना ही तो यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ कि दादा नहीं बदले। हाँ नहीं बदलो भी नहीं हम। हाँ, तो अब क्या चीजें लेकर जा रहे हैं, जैसे उत्तम जी वहां पहुंच रहे तो... नहीं, बात यह है जी कि गांव जा रहा है। हाँ हाँ। कल रात को 2:30 बजे आया, थक गया। जी जी। मतलब ओंकार जी में आदमी को आधा कर देता ऊपर नीचे चढ़ने में। हाँ। अच्छा फिर क्या है साहब कि इस विधानसभा का ओंकारेश्वर से पुनासा तक बहुत तेज एरिया है, होशियार एरिया है, अच्छे हैं, लेकिन लोग सब दूर अच्छे हैं साहब, कोई शिकायत कहीं नहीं हमको जी। तो वो उसका उत्तम का तो काम ही है पूरे गांव में जाना। अभी यहाँ 293-94 पोलिंग के आसपास से साहब, शायद 293 जी। ये वोटर तक जाए क्या साहब। नहीं, लेकिन एक वो मेहनत रही होगी जो पहले आप जैसे लोग रहा करते थे, और आप कह रहे हैं कि 2 जीप टूट गई है ना। लेकिन आजकल तो बहुत सारी जीप कारें उतनी मजबूत नहीं रही अब पहले जैसे। कॉन्स्टिट्यूंसी है कि इसमें कहीं भी कार कोई से भी चला लो, रोड की कोई कमी नहीं रही साहब, रोडों की कोई कमी नहीं है। मतलब ये आप मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताया कि अब मैं ये उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि मैंने करा, सबके सहयोग से साहब। वो जो लोगों ने डंडा लगा के मेरे पीछे घूम रहे थे कि नहीं करना पड़ेगा सर, तो उनका भी सहयोग, वो डंडा लगा के नहीं घूमते तो आप इधर आगे कहां से जाते। सबका सहयोग रहा साहब। सिंगा जी जैसे सिंगा महाराज बचा, वो सिंगा जी महाराज के ही कारण बचा। मतलब हिंदुस्तान में कई डैम बन गए, ऐसा आपको अजीब, मतलब आप देख लो कि 2 किलोमीटर अर्थवर्क हुआ
और अर्थवर्क के बाद में बीच में वो मेरा ख्याल है उसकी जो हाइट है होगी 249 पे होगा वो जी। समुद्र सतह से 249 की हाइट पे है। तो वहाँ से 15-16 मीटर का अर्थवर्क हुआ साहब। और उसके बाद में रोड बना दी। अर्थवर्क वो सीमेंट कांक्रीट का ब्रिज बना दो, काम ही नहीं देता। उसमें उमा भारती साहब जी ने बहुत तकलीफ दी, पर अब बड़े लोग मैं क्या बोलूँ। फिर गुरु महाराज की कृपा थी तो वो स्थान वहाँ का वहीं रह गया साहब। जी जी। तो ये जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, लेकिन हर जगह इस बार नारायण नारायण है। एक तरफ राजनारायण जी का नाम चल रहा है, दूसरी तरफ राम नारायण का। चुनाव कहाँ देख रहे हैं? अब चुनाव तो सब पब्लिक देख रही होगी साहब, अपन कहाँ देखे। जो क्षेत्र का मतदाता वो देख रहा है, फैसला उसको करना है। बन क्या करे साहब, अपन तो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं। डेवलपमेंट इतना हो गया, सारी चीजें हो गई। आप बार बार कहते कि मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, और आप कभी लेते भी नहीं। हाँ। लेकिन अब जब चुनाव में जा रहे होंगे तो कुछ चीजें आपने भी तय की होगी। उत्तम जी से ही मैं बात करूंगा 5 मिनट, लेकिन कुछ चीजें आपने भी तय की होगी। क्या ऐसी जनता क्या चीजें कमी? यहाँ पे एक तो ये है जी, 1 रुपए किलो का गेहूं जो मिल रहा है, हाँ, ये मनमोहन सिंह जी के जमाने में शुरू हुआ। मतलब इसको भारतीय जनता पार्टी गलत बना रही है। मतलब 1 रुपए किले का गेहूं तो उस वक्त की शुरुआत है। अब जैसे इंदिरा आवास, उसका नाम बदलते ऊपर है तो वो उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये छोटी छोटी चीजें गांव में हैं। लेकिन ये लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? कौन? ये कि वो इंदिरा गांधी की एक जो तस्वीर है जिसके नाम पर इस सागर का हुआ था, आज भी कपड़े से ढकी हुई रखी है वहां पर। ना कांग्रेस ने देखा, ना बीजेपी ने देखा। हाँ साहब, अपना भी कोई उधर ध्यान नहीं गया। देखेंगे आगे जैसा होगा। ये जो कांग्रेस है, एक आपकी कांग्रेस रहा करती थी, एक वर्तमान कांग्रेस है, ये जो परिवर्तन आया, आप कहाँ थे और यहाँ आ गए, इसके पीछे क्या नजर आता है आपको? बंधु साहब, कभी ये कोई सोचते विचारते ही नहीं है जी। व्यक्ति कभी बलवान होता नहीं, सब समय बलवान होता है। हाँ। वक्त की हेरा फेरी है। कभी किसी का वक्त कमजोर हो जाता है, किसी का जैसा ईश्वर चाहता वैसा होता है सब। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर चाहता मैं देख रहा हूँ। 83 में भी वही थे राजनारायण जी। आज जब 2020 के चुनाव में लोगों से बात कर रहे हैं तो भी वही नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, और पार्टी के आप लोग वो है जिन्होंने, फिर आप कहोगे कि नहीं हमने खड़ी नहीं किया, वो तो सब मिलके खड़ा करते थे। हाँ, तो सही बात भी सही। जी जी, सबने मिलके जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन आया, मतलब अर्श से फर्श पर आना, इसमें कहीं कोई रणनीतिक तौर पर क्या लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ बदलाव की जरूरत है, या कुछ चीजें और आज के परिवेश के साथ थोड़ी? साहब, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, अभी तो क्या बात बोले। हाँ, इलेक्शन हो जाएगा, और अगर कोई सुझाव मांगेंगे अपने से, हाँ, हाँ, तो सुझाव जरूर देंगे। जी जी जी। हाँ। लेकिन इस बार जो 2020 का चुनाव, उत्तम जी से मेरी बात हो रही थी, आपके बेटे से, तो कितना अलग होगा? जैसा आप कह रहे थे कि मैं एक गाड़ी, सिंगल गाड़ी पर चुनाव लड़ रहा था, अब जब आप फिर से एक बार, आप भी चुनाव मैदान में ही हैं, लोग तो आपके पास ही आ रहे हैं, आपसे ही मिल रहे हैं, पर ये जब धीरे धीरे कर चुनाव आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या फर्क नजर आने वाला? नहीं, ये बात में तो सब इलेक्शन जो है गाड़ी घोड़े का तो रहा ही नहीं। अब तो ये एंड्रॉइड टेलीफोन जो आ रहा है ना, इस पे ही तो ये आजकल क्या क्या व्हाट्सएप फेसबुक चलाते, मैं तो कहीं चलाता नहीं हूँ। क्या साहब, इस पे खूब प्रचार प्रसार चलता है, और लोग हमको भी वो डरा देते हैं कि जरा, अपन तो सही बोलने वाले आदमी, बोले सोच समझ के बोलना कि जवान ने फिसल जाए, नहीं तो फिर बोले चिनगारी बन जाएगी। हाँ, जी जी जी। नहीं, इसलिए बहुत कम बोलते हैं। मतलब ये आप भी समझ रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो सोशल मीडिया का हो गया? और साहब, सोशल मीडिया तो 95% हो गया। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? मतलब ये मान रहे हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी? हाँ, वो सावधान रहना चाहिए। तो अभी आप सावधान रह रहे हैं? नहीं, अब सावधान तो सब, अपन तो सब ईश्वर भरोसे आदमी। सही बात तो है साहब, वास्तविकता तो यही है, ऐसा है। अपने पास तो साहब उसके सिवा सिंगा महाराज और उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है साहब। अपन तो राजनारायण सिंह है, साधारण एक ग्रास रूट के शुरू से वर्कर हैं, आज भी वर्कर की हैसियत में रहते हैं साहब, और अपने आप को वर्कर ही मानते हैं। मैंने अपने आप को कभी जिंदगी में नेता नहीं माना साहब। ये जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मानदाता भी उसमें एक है, लेकिन 28 सीटों पर कांग्रेस को कहाँ दिख रहा है? क्योंकि आप लोग रहे तो हैं कांग्रेस, भले आप कहें नहीं साहब, वो बात ये है कि साहब ऐसा कोई आकलन अभी अपन ने तो करा ही नहीं जी। अपन तो अपने भी चुनाव में आप भी जानते हो कि वो आजकल चुनाव
में साहब आजकल ऑनलाइन न चुनाव का खर्चा न सब सिस्टम न माथा न पच्ची, तो अपन तो अपनी परेशानी में बहुत अभी परेशान है। अपन तो घर से बाहर निकल के उधर किसी से किधर देखा ही नहीं अपन ने अभी। जी जी नहीं, लेकिन ये जो बदलाव आया है कि एकदम से लोग छोड़कर चले गए, आपको लग रहा है, आपका आकलन, आपका जो लोगं के बीच में सीधी बात होती रही, क्या आपको लग रहा है कि चूंकि एक तरफ कमलनाथ, ये सब जो भी हुआ ये प्रजातंत्र की सेहत के लिए बहुत खराब हुआ। छोटा आदमी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता और फोकट की टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो बाजार में चर्चा चल रही बिकाऊ टिकाऊ की, तो वो ये सब जो तमाशा हुआ ये बड़ा खराब हुआ साहब। मैंने अपन तो जी ये कहना चाहते हैं कि देश ही सबसे बड़ा, पहले देश के लिए सोचते हैं, बाकी बाद में सोचते हैं। कोई ये सब नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं होगा। पैसे वाले धन वाले लोग, फिर टाटा बिरला बड़े बड़े लोगों की सारी दुकान हो जाएगी, प्रजातंत्र ही गायब हो जाएगा साहब। तो ये आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है उसको जनता देख रही होगी? मालिक तो वही है। हाँ। मालिक वही लोग है, फैसला उनको ही करना है, जो भी करना है जी। तो मतलब इस बात को जनता समझ रही? हाँ, मैंने तो आपसे पहले अर्ज करा हाँ। कि नेता से कार्यकर्ता होशियार हो गए, कार्यकर्ता से मतदाता ज्यादा होशियार हो गया। फिर जब मतदाता भी होशियार हो गए, कार्यकर्ता भी होशियार हो गए, तो नेताओं का भी इस बात को समझना चाहिए। नेताओं को इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए आप जी जी कि वो दौर नहीं रहा पुराना। तो आप वो पुराने दौर के नेता भी है और वर्तमान दौर के नेता भी है। अब वर्तमान में पुराने दौर कैसे अपने आप को बदल रहे हैं? एक तो सैनी साहब में नेता बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ। मैं पहले भी जमीन का ही आदमी था, आज भी जमीन का आदमी हूँ जी। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि प्रजा सुखी रहे और आपको मनुष्य जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये जो जिंदगी मिली है वो उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। यानी जी अपन तो साहब बाप दादा के नाम के लिए सब कर रहे हैं साहब। सही बात तो ये है, उनका नाम सलामत रहे। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर चैन सिंह या मेरे फादर ठाकुर जसवंत सिंह, जागीरदार थे वो लोग, बड़े लोग थे। जी जी। लेकिन इस गांव में उस दौर में भी छुआछूत थी। हाँ हाँ जी। यानी कांग्रेस ने जमीनें देश आजादी की बाद बांटी 51 में, जब जागीरें मर्ज हुई थे हमारे पिता ने, आदिवासियों को जमीनें देके गए। तो ये घर तो साहब सेकुलर घर शुरू से है। तो ये कोठी उसी बात का प्रमाण है? नहीं, कोठी तो काई के साहब, ये तो जरा सा मकान है। हाँ। वो तो गोखरे छतरी लगे हुए, काई की कोठी, छोटी कोठी तो बहुत पैसे लगते हैं। ये तो साहब सब दीवारें वही है, ये ओखरे छतरी वाले जो है सब सीमेंट के बने हुए हैं, तो यहाँ बना लिए जी। और क्या, कम से कम अब क्या जमाना जैसा बदला, थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने को भी करना पड़ा। लेकिन ये जब ये इंदिरा सागर बना तो कितना नुकसान आप लोग का हुआ? हमारा तो ऐसा नुकसान है कि जिसका कोई हल ही नहीं कर सकता, ना उसका कोई। जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि साहब, उसका तो कोई कर्जा उतार ही नहीं सकता। एक तो हमारे पिता यहाँ के जागीरदार थे, एक दूसरी चीज हमारे 5 भाई की 400 एकड़ जमीन गई जी। सब मिला के जमीन मकान दुकान के टोटल पैसे 4 करोड़ रुपए मिले साहब 5 भाई के। हाँ। मतलब 400 एकड़ जमीन चली गई। हाँ, और पैसे 400 एकड़ की जमीन के 4 करोड़, 37-38 मकान के 4 ही करोड़ रुपए मिले साहब। मैं झूठ थोड़ी बोलूं। नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर कभी वो मुआवजा में स्पेशल पैकेज नहीं कराता तो ये 1.5 करोड़ रुपए मिलते। और हाँ। तो कुल मिला के कोई भी डूब वाला हो, मतलब उनके त्याग बलिदान की तो कोई कीमत चुका ही नहीं सकता। जी जी। और कोई ये सरकार रहे, लेकिन क्या होता है कि इस डूब में तो साहब बहुत अन्याय होता है। उसको ना नहीं कहा जाए, नेता अपनी भाषा में कुछ भी बोलते रहे। आज भी डूब वालों के साथ मैं तो लड़ाई लड़ने में कोई पीछे हटने का नहीं साहब। मुझे भी चुनाव ना हो जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी कि उसमें उनको 100% अनुदान मिलना चाहिए, तो 100% मिला नहीं डूब वालों को। तो अब ये हो जाएगा, वो कोर्ट का क्या फैसला है उसके बाद में मैं तो लोगों का आदमी हूँ, मैं तो उसमें लड़ाई लड़ूंगा साहब। एक अंतिम आपसे सवाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और एक तरफ कांग्रेस का संगठन है। एक वो संगठन है जिसमें आप लोग काम किया करते थे, अब संगठन भी बदला है और खुद कमलनाथ जी बड़ी साफ गोई से उन्होंने, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ गोई से माना कि हमारा जो झगड़ा है, हमारा जो लड़ाई है मैदान, चुनाव की मैदान की, वो एक बीजेपी के संगठन से। सही बात है। तो क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा हो गया? साहब यहाँ तो संगठन बीजेपी का और सरकार दोनों है जी। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ मैं कार्यकर्ता का मजबूत सेवक रहा।
उनमें पब्लिक का आदमी शुरू से हूँ, डायरेक्ट हूँ मतदाता का। तो मेरा जहाँ तक क्या है कि वो जमीन की पब्लिक और ग्रास रूट का कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, नेता नहीं, वो इनके संगठन को फेल करा देंगे। मतलब ये माना जाए कि दो नारायण हैं बीच में, एक राम नारायण पटेल है, एक नारायण पटेल है और एक राम नारायण, एक राज्य नारायण है, लेकिन दोनों जगह नारायण नारायण है। तो क्या ये माना जाए कि जो एक असली नारायण है, जिसे भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है, वो नारायण यहाँ देख रहे होंगे ये सब चीजें? मैं तो क्या बात बताऊं साहब, ये ऐसी जगह है जो नायाब जगह है। यानी जिस एरिए में निराकार का कोई आकार नहीं और जिसका कोई आकार नहीं वो है ओंकार, जिसकी कि हमारा लड़का जी पिछले कई बरस से श्रावण में परिक्रमा करता है। लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई, 10,000 लोगों को ले जाता है, भोजन कराता और घर छोड़ देता था। जी। तो यहाँ पर तो साहब नेतागिरी से भी हटकर ऊपर वाले बड़े बड़े मालिक डटे हैं। हाँ। और ये सत्य को परख के ही निर्णय करेंगे। मतलब यहाँ का निर्णय वही करेंगे जो निराकार मोकार जिनकी आप बात। और क्या करेंगे साहब, वही सद्बुद्धि देंगे सबको। सत्य जो है उनसे बड़ा कौन। तो इंतजार कहाँ देखें, मतलब कहाँ किया जाए, कहाँ उत्तम नारायण कहाँ नजर आने वाले हैं? साहब आप सैनी साहब एक बहुत अनुभवी हैं जी। आप इस एरिया में घूम रहे हैं, आपको भी शायद महसूस हो रहा होगा, मैं क्या बड़ी बात बोलूं। चलिए, तो ये मानदाता का चुनाव है, बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन दिलचस्प इसलिए भी कि एक तरफ सीधा जनता से जुड़ाव है। राजनारायण जी की बात कर रहा हूं, पूर्णी के नाम से जाने जाते, क्योंकि जिस गांव में जागीरदार है, जिस गांव के ये है, उस गांव की पहचान से ही अपनी आप की पहचान बनाकर रखना चाहते हैं राजनारायण सिंह। लेकिन कहते हैं यथा नाम तथा गुण, बेटे का नाम भी उत्तम है। तो ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि शायद जनता कुछ उत्तम ही करने जाएगी। लेकिन ये तो सियासत है, चुनाव है, यहाँ सब कुछ ईश्वर अपनी तरफ होता है, लेकिन असली भगवान चुनाव में तो मतदाता ही होता है, जनता ही होती, जनता पर नजर है। विशेष में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान से। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।